बेटा हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपको कल मैंने कुछ टर्म्स बताए थे जो कि इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, ठीक है। कल हमने बात की थी कि जेनेटिक्स क्या होती है, तो हमने कहा था जेनेटिक्स क्या होती है बेटा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी जिसमें करते हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजी की ब्रांच है जिसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी की जाती है। फिर हमने बेटा ये बात की थी कि हेरिडिटी का मतलब एक्चुअली क्या होता है, तो हमने कहा था हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करना। आपको मैंने ये भी कहा था, ये भी बताया था बेटा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं जेनेटिक्स की लैंग्वेज में, ट्रेट्स। कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेट्स होते हैं, हमने कहा था कि ये कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता कौन है, कौन करता है इन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र। हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे कैरेक्टर को आगे की जनरेशन में ले जा रहे हैं, दैट इज़ जीन, जीन्स। तो एक्चुअली हम लोग जीन को क्या कह सकते हैं, जीन को हम लोग क्या कह सकते हैं, जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट, जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट, हेरिडिटी की यूनिट है जीन, क्या है, हेरिडिटी की यूनिट है। हमने ये भी बताया था आपको बेटा जीन है क्या, अगर मैंने आपको समझाया था जीन है क्या, डीएनए का सेगमेंट है। जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है। हमने ये बात की थी, हमने आपको ये भी बताया था कि वेरिएशंस क्या होते हैं, है ना, ये भी बताया था कि वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं, डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल। तो वेरिएशंस जो हैं, जब वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस की वजह से आपको मैंने इसके एडवांटेजेस भी बताए थे कि वेरिएशन के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो वेरिएशन के फ़ायदे क्या हैं, वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, हम लोगों ने ये भी बात की थी बेटा। तो वेरिएशन के एडवांटेजेस, एक तो मैंने आपको वेरिएशन का एडवांटेज बेटा ये बताया था कि वेरिएशंस जो होते हैं वो वेरिएशंस की वजह से ही हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, एक दूसरे को पहचान पाते हैं, अदरवाइज सारे ह्यूमन की शक्ल एक सी लगनी चाहिए। तो ये वेरिएशन ही है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। तो वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन कैसे होता है बेटा, सपोज, है ना, हम लोग बात करते हैं कि वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता कैसे है। तो मैंने कहा कि सपोज एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया, सपोज एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम प्लूरल वर्ड, बैक्टीरिया होता है, अदरवाइज बैक्टीरियम। हमने कहा सपोज एक बैक्टीरियम है, ये है ना, ये एक बैक्टीरियम है, ऐसा बना देते हैं इसको, ये एक बैक्टीरिया है। हमने कहा ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। बैक्टीरिया में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, बैक्टीरिया में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। इस बैक्टीरिया ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा तो एक बैक्टीरिया से बन गए दो बैक्टीरिया, देख रहे हैं आप, एक बैक्टीरिया से बन गए दो बैक्टीरिया, इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया, ये पेरेंट बैक्टीरिया, इसे डॉटर बैक्टीरिया बन गए दो। तो अब आप देखिए बेटा कि इस बैक्टीरिया ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब किया तो दो बैक्टीरिया को बनाया, तो बैक्टीरिया तो एक ही सेल है, इसके पास ये क्या है, इसके अंदर ये तो डीएनए है, इसका डीएनए डबल हुआ होगा पहले, जब इसने अपनी दो सेल बनाई तो इसका डीएनए पहले डबल हुआ होगा ना, तभी तो इसने अपने डीएनए को डबल करके इसके अंदर पहुंचाया, तो इसका डीएनए हो गया था डबल। आपको मालूम है जब भी कोई सेल डिवाइड करती है ना तो अपनी सारी चीज़ों को, अपने सारे कंटेंट को डबल करती है। तो सबसे पहले ना न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है ना वो डबल होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है बेटा सबसे पहले। तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड करा तो डीएनए डबल हुआ, तो इसने बना दिया सब कुछ। तो हम लोग तो वेरिएशन की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग ये वाली बात नहीं कर रहे हैं कि डीएनए का होता है या किसका होता है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि वेरिएशन को कैसे समझना है।
तो सपोज इस बैक्टीरिया ने अपने ये 2 बैक्टीरिया बनाए, ठीक है, ए सेक्शुअल से बने हैं तो सेम दिखते हैं, ये तो पेरेंट के जैसे दिखते हैं, तभी तो हम लोग इसको क्लोन कहते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज इस बैक्टीरिया में हो गया थोड़ा सा वेरिएशन, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने थोड़ा बनाया भी एक थोड़ा सा बड़ा दिखा है जिससे आपको ये समझ ना जाए कि इस बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बने थे, जिसमें से एक बैक्टीरिया में हो गया वेरिएशन, एक बैक्टीरिया में क्या हो गया वेरिएशन। अब अचानक से एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हुए, एनवायरनमेंट में अचानक से चेंजेस हुए, यानी कि एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर था वो हाई हो गया, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो गया हाई, और ये वाला बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाया और मर गया, ये मर गया ये बैक्टीरिया। क्यों? हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाया। लेकिन ये बैक्टीरिया में जिसमें थोड़ा वेरिएशन हुआ था, ये तो टॉलरेट कर गया, सहन कर गया हाई टेम्परेचर को, तो ये नहीं मरा, ये यानी कि ये जिंदा रहा, ये जिंदा रहा। इसका मतलब इसके अंदर जो वेरिएशन आया वो बहुत अच्छा वाला आया, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर को सहन कर पाया और जिंदा रहा। तो एटलीस्ट वेरिएशन से इतना तो हुआ कि इस बैक्टीरिया की स्पीशीज़ बच गई। अदरवाइज अगर ये वाला बैक्टीरिया भी इसकी तरह से ही होता, यानी कि अगर इसमें वेरिएशन नहीं होता, तो सोचिए हाई टेम्परेचर होता तो ये दोनों एक से होते अगर, तो दोनों ही मर जाते, इस बैक्टीरिया की स्पीशीज़ खत्म हो जाती। बात समझे ना, इस बैक्टीरिया की स्पीशीज़ खत्म ही हो जाती बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं वेरिएशन का फ़ायदा ये है कि स्पीशीज़ के सर्वाइवल में कितनी हेल्प मिल रही है, स्पीशीज़ सर्वाइव कर पा रही है, स्पीशीज़ बनी रहती है, स्पीशीज़ जिंदा रहती है, इसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से। बात को समझो बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है। हमने कहा बैक्टीरिया में वेरिएशन बहुत मामूली सा वेरिएशन हुआ, लेकिन वो बहुत मामूली सा वेरिएशन ऐसा था बेटा कि वो वेरिएशन एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को सहन कर गया, तो ये बैक्टीरिया जिंदा रह गया। अब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया में वो कैरेक्टर डेवलप हो गया जो कि हाई टेम्परेचर को सहन करने वाला था। इस बैक्टीरिया में वो कैरेक्टर डेवलप हो गया जो हाई टेम्परेचर को सहन करने वाला था। तो ये बैक्टीरिया जब अपनी आगे की जनरेशन बनाएगा, तो ये बैक्टीरिया जब अपनी आगे की जनरेशन बनाएगा, तो सोचिए इन दोनों ही, यानी इस बैक्टीरिया की आने वाली आगे की जनरेशन में ये कैरेक्टर डेवलप हो गया, ये कैरेक्टर पहुंच गया, ये कैरेक्टर डेवलप हो गया। इन दोनों में ही हाई टेम्परेचर को सहन करने की पावर थी। तो देख रहे हैं आप, फिर इन्होंने अपनी अपनी 2 जनरेशन, अपनी अपनी जनरेशन बनाई, तो इनमें भी एक, तो आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर हाई टेम्परेचर को सहन करने का कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन आगे बनता चला जा रहा है, और एक बन गई नई स्पीशीज़। क्या ये स्पीशीज़ अब इसके जैसी रही? नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशन हुआ था और इसने अपनी आगे की जनरेशन में भी वही कैरेक्टर को पहुंचाया जो अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग था, इसीलिए बन गई क्या? नई स्पीशीज़। तो आप देख रहे हैं वेरिएशन से नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, वेरिएशन से न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। आपको समझे बेटा? तो वेरिएशन इसीलिए ज़रूरी है जिससे स्पीशीज़ जो है वो स्पीशीज़ का एक, हम कह सकते हैं स्पीशीज़ का अस्तित्व बना रहे, स्पीशीज़ इस अर्थ पर बनी रहे, उसके लिए वेरिएशन ज़रूरी है बेटा। क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो सारे ही लोग एक से होंगे, और अगर एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा चेंजेस आया जिसकी वजह से फिर तो सभी एक से हैं तो सभी मर जाएंगे एक साथ, तो स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी। तो सपोज़ अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ तो थोड़े से कोई एनिमल डिफरेंट है तो कम से कम वो तो बच जाएंगे, स्पीशीज़ तो खत्म नहीं हुई। इसीलिए वेरिएशन स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही क्वेश्चन लिखा था, क्योंकि एक्चुअली रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही दिया हुआ है वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर कि वाई वेरिएशन इज़ नेसेसरी फॉर द स्पीशीज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल। तो आप जानते हैं ना स्पीशीज़ की, आप देख रहे हैं कि स्पीशीज़ के लिए भी वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए क्या ज़रूरी है? ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वेरिएशन आने से इसको क्या फ़ायदा होगा? भाई ये लाइफ का साइकिल कंप्लीट करेगा, मर जाएगा, लेकिन इसके स्पीशीज़ के कितना ज़रूरी है? इसका मतलब यह है वेरिएशन इज़ नेसेसरी फॉर द स्पीशीज़ नॉट फॉर द इंडिविजुअल।
किसी एक के लिए वेरिएशन ज़रूरी नहीं है जितना कि स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन से ही स्पीशीज़ बनी रहती है, ज़िंदा रहती है। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये हुई बात कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का क्या फ़ायदा है। ठीक है, वेरिएशन ही है जिसकी वजह से हमारी शक्ल हमारे मम्मी पापा से एग्जैक्टली नहीं मिलती है। ये बात मैंने आपको कल भी बनाई थी। बताइए, टीवी में मूवी में तो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि श्रीदेवी की लड़की श्रीदेवी बन रही है, अक्षय कुमार का लड़का अक्षय कुमार बन रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है ना, डीएनए अपनी कॉपी जब बनाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो जो चेंज होता है ना, थोड़ा सा चेंज डीएनए में थोड़ा सा चेंज जो आ जाता है, बहुत माइन्यूट चेंज जो आता है। डीएनए, एक डीएनए है वो अपनी कॉपी बना रहे हैं क्योंकि उसको अपनी सेल बनानी है आगे, तो एक डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई, तो कॉपी बनाने में थोड़ा सा तो चेंज आया होगा। जैसे आप जानते हैं, अगर आप किसी बुक की फ़ोटो कॉपी करवाते हैं, अगर आप किसी बुक की फ़ोटो कॉपी करवाते हैं तो क्या वो फ़ोटो कॉपी बिल्कुल आपकी बुक जैसी आती है? थोड़ा बहुत तो कहीं गड़बड़ होती है ना, कहीं मिसप्रिंट हो जाएगा, कहीं डार्क हो जाएगा, कहीं नॉर्मल है, तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं होती ना वो बुक की। तो फ़ोटो कॉपी जैसे डिफरेंट हो सकती है, सेम ऐसे डीएनए जब अपनी कॉपी बना रहा है सेल डिवीज़न करने के लिए, तो उस डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, तो उस कॉपी में भी तो थोड़ा सा, डीएनए की कॉपी में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो बस यहीं से वेरिएशन शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो हमारी शक्ल हमारे मम्मी पापा से एग्जैक्टली सेम नहीं मिलती है, थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो ये बात हुई वेरिएशन की। ठीक, अब हम जरा कुछ और टर्म्स भी समझ रहे हैं। हमने वेरिएशन समझ लिया, अब मैं आपको समझा रही हूँ कुछ और टर्म्स। और टर्म समझते हैं क्या? पहले हम समझेंगे डोमिनेंट, 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 और एक समझेंगे रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट, ट्रेट है बेटा ये, और रिसेसिव ट्रेट। कल मैंने आपको बताया था ट्रेट का मतलब होता है, कैरेक्टर का मतलब होता है प्रोटीन, क्योंकि ट्रेट किसकी वजह से बन रहा है? डीएनए की वजह से बन रहा है। कल आपको मैंने बताया था कोई भी कैरेक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर, जो भी कैरेक्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर, हमारी हाइट, हमारे स्किन का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारी आइज़ का कलर, हमारी हाइट, हमारे नाखून, हमारा पैर, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन है। एक जीन आई के कलर के लिए है, स्किन के कलर के लिए अलग जीन, जैसे मैं आपको कल बताया। तो वो जीन क्या करेगा? जीन क्या है? डीएनए है। वो डीएनए का काम क्या है? आखिर प्रोटीन को बनाना है। कैसे बनाता है डीएनए प्रोटीन? पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर वो आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन को बना लेता है, और वही प्रोटीन तो कैरेक्टर को बना रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही तो है हमारी बॉडी के अंदर जो सारी चीज़ों को बना रहा है बेटा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है और रिसेसिव ट्रेट? देखो बेटा, जैसे कि हमारी कोई इंसान लंबा है, तो वो लंबा है तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो लंबा है, लेकिन क्या उसकी बॉडी के अंदर कम हाइट वाला जीन नहीं होगा? क्या उसकी बॉडी के अंदर जो इंसान आपको लंबा दिखाई दे रहा है, तो वो लंबा तो है, ठीक है, यानी लंबेपन का जीन तो उसके अंदर है, टॉलनेस का जीन तो उसके अंदर है, लेकिन क्या ड्वार्फनेस का जीन उसके अंदर नहीं है? ड्वार्फनेस मतलब कम हाइट वाला जीन। क्या ड्वार्फनेस का जीन उसके अंदर नहीं है? भाई जीन तो हमें बाहर से देखने से नहीं पता चलते, ड्वार्फनेस का जीन है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? उसके आगे आने वाली जनरेशन में पता लगेगा। ठीक है, तो जो करेक्टर दिखाई देता है, जो करेक्टर शो करता है अपने आप को, दूसरा वाला करेक्टर छुपा हुआ रहता है। एक करेक्टर ऐसा होता है जो अपने आप को शो कर देता है, तो वो दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है वो डोमिनेंट होता है, जो छुपा हुआ रहता है वो रिसेसिव होता है। जैसे कि कोई बहुत काला इंसान है, तो क्या स्किन के ब्लैक कलर का जीन ही है उसके अंदर? गोरेपन का जीन उसके अंदर नहीं है? तो बिल्कुल है गोरेपन का जीन, लेकिन गोरेपन का जीन छुपा हुआ है और कालेपन का जीन दिखाई दे रहा है सामने से। तो जो दिखता है वो
वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, यानी प्रभावी, वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, और जो छुपा हुआ रहता है जीन वो कहलाता है रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, जो अपने आप को शो करता है, वो डोमिनेंट होता है, और जो छुप जाता है विच हाइड्स, जो छुप जाता है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, जो दिखता है कैरेक्टर वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है, जो छुप जाता है जीन, या हम कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट जीन कह सकते हैं कि जो जीन छुप जाता है वो रिसेसिव कहलाता है, जो जीन दिखाई देता है वो डोमिनेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, अब हम बात समझते हैं एक और ट्रेट की, एक और टर्म की बात करते हैं, फिनोटाइप, और एक समझेंगे जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। बेटा फिनोटाइप का मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स, आपको देखने से जो दिखाई दे रहे हैं फीचर्स, ये लंबा है, ये काला है, ये गोरा है, ये छोटा है, इसकी स्किन का कलर ब्लैक है, इसकी स्किन का कलर ऐसा है, तो जो करेक्टर आपको देखने से दिखाई देते हैं ना उन लोग फिनोटाइपिक करेक्टर होते हैं। ठीक है, यानी फिनोटाइप का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर से देखने से आपको दिखाई देते हैं। और जीनोटाइप यानी जीन्स जो दिख रहा है वो जीन तो है, और कौन सी जीन्स की स्टडी करना उसको कहते हैं जीनोटाइप, यानी जेनेटिक मेकअप, यानी जीन्स किस तरीके के हैं, कैसे लगे हुए हैं, कैसे अरेंज हैं, उसको कहते हैं जीनोटाइप, जो कि हमें जीनोटाइप बाहर से दिखाई नहीं देता है, वो तो स्टडी करनी पड़ती है जीनोटाइप की। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स और जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप। ठीक है, बस समझ आ रही है। ये टर्म्स, ये हैं कुछ टर्म्स। अब हम लोग बात करते हैं एक साइंटिस्ट की जिनका नाम है, एक साइंटिस्ट की बात करते हैं जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जेनेटिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने जेनेटिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने ही ये बताया कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं। हाउ कैरेक्टर्स या ट्रेट लिख देते हैं, हाउ ट्रेट ट्रांसफर्स। इन्होंने ये बताया कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, कैसे बताया, एक्सपेरिमेंट करके बताया। कैसे बताया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट करके बताया। कौन सा एक्सपेरिमेंट, कैसे एक्सपेरिमेंट, क्या चीज़ यूज़ की इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चाहिए होता है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। अच्छा, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे 1822 से 1884 तक जिंदा रहे थे। ठीक है, इनका काम इस ईयर में हुआ था, मतलब 1822 में पैदा हुए थे और 1884 में ये डेथ हो गई थी इनकी। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ये बताने के लिए कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। एक्चुअली मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ना, ये किसान की फैमिली के, द फादर इनके फार्मर थे। इनके जो पिताजी थे वो फार्मर थे, किसान थे बेटा। तो
किसान की फैमिली थी, बहुत ही छोटी फैमिली के थे, तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ की आदत इनको नहीं थी, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते थे, दिखावा नहीं करते थे, ठीक है ना। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसको लिखते रहते थे अपनी कॉपी में, लेकिन दिखावा नहीं करते थे, लोगों को ये जताते नहीं थे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने कुछ पेपर्स होते हैं उनमें पब्लिश कर दिए। पेपर्स होते हैं बेटा, जो लोग रिसर्च करते हैं ना वो लोग अपने पेपर पब्लिश करते हैं। जो लोग रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च को वो लोग पेपर बनाकर पब्लिश करते हैं जर्नल्स में। जर्नल्स होते हैं इंटरनेशनल जर्नल और इंडियन जर्नल्स, लोकल जर्नल बोल सकते हैं, लोकल जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स, उसमें पेपर पब्लिश करना पड़ता है जो साइंटिस्ट होते हैं उनको, जो लोग रिसर्च करते हैं। तो ग्रेगर्स और मेंडल ने अपने जो पेपर थे वो किसी लोकल पेपर में पब्लिश कर दिए, तो लोगों ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि इन्होंने क्या काम करा है, क्योंकि जिस समय इन्होंने काम किया उस समय एक और साइंटिस्ट थे डार्विन, उनका कुछ काम चल रहा था, उनके एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। जिस समय ग्रेगर्स और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उस समय लोगों ने इनके काम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसी समय पर एक और साइंटिस्ट थे डार्विन, उनका कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जेनेटिक्स का नहीं था डार्विन का एक्सपेरिमेंट, किसी और, तो लोग डार्विनिज्म में ज़्यादा लगे हुए थे, डार्विन की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा था, तो ये अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे, लोगों ने इनके काम की तरफ ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अपने पेपर को इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी नहीं कराया। दूसरी चीज़, ये मैथ्स के स्टूडेंट थे, मैथ्स के स्टूडेंट थे, ग्रेगर्स और मेंडल मैथ्स के स्टूडेंट थे, इनका मन पढ़ने में ज़्यादा नहीं लगता था, ठीक है। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो लोगों ने इनकी तरफ ध्यान इसीलिए भी नहीं दिया क्योंकि लोगों को ये लगता था कि ये मैथ्स के स्टूडेंट ये बायो का काम कैसे कर सकते हैं, बायो पर इतनी रिसर्च कैसे कर सकते हैं, इसीलिए और लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1884 में जब इनकी डेथ हो गई, तो इनकी डेथ के बाद में, जब 1884 में इनकी डेथ हो गई, तब इनकी डेथ के बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इनके काम को देखा तो वो सोचा कि अरे इतना अच्छा काम किया है इन्होंने और किसी ने इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तब कुछ साइंटिस्ट ने इनके काम को आगे बढ़ाया, इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, इनके एक्सपेरिमेंट को लोगों को बताया किस तरीके से इन्होंने इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट किए थे और लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने मेंडल के लॉ के नाम से ही, अभी हम लोग ना आगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, हम लोग आगे अभी लॉ पढ़ेंगे मेंडल के नियम, मेंडल के लॉ। तो हम लोग मेंडल के लॉ पढ़ेंगे ना, तो मेंडल के नाम से ही उन साइंटिस्ट ने छपा है, ठीक है। तो इन्होंने ग्रेगर्स और मेंडल ने, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर भी ये क्या थे, ये यूनिवर्सिटी में टीचर भी हो गए, ठीक है ना, और मैथ्स के स्टूडेंट थे। इनके घर में गार्डनिंग होती थी क्योंकि भाई फादर जो थे किसान की फैमिली थे, तो इनको पेड़ पौधों में बहुत मन लगता था, प्लांट्स वगैरह में बहुत मन लगता था। इसीलिए इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया, ग्रेगर्स और मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो यूज़ किया वो कौन सा था, वो था गार्डन पी, मटर, क्या थी, गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम पूछा जाता है बेटा, साइंटिफिक नेम था पायसम सेटाइवम, क्या था, पायसम सेटाइवम। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मेंडल ने कौन सा यूज़ किया, पायसम सेटाइवम को यूज़ किया, गार्डन पी को यूज़ करा। अब बात यहाँ पर आती है कि इन्होंने प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट करा, प्लांट को ही क्यों यूज़ किया, ये बताने के लिए कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, किसी एनिमल को भी तो ले सकते थे ये पता लगाने के लिए। तो बेटा इन्होंने इसीलिए प्लांट को सेलेक्ट करा, क्योंकि प्लांट को सेलेक्ट, और प्लांट में भी गार्डन पी को सेलेक्ट करा, क्यों, क्योंकि बेटा गार्डन, इनको क्या करना था, जनरेशन को देखना था, फर्स्ट जनरेशन देखनी थी कि कैसे करेक्टर आए, फिर उसके करेक्टर आगे की जनरेशन में कैसे कैसे ट्रांसफर होते, इनको कई सारी जनरेशन्स देखनी थी। तो सोचिए अगर ये किसी एनिमल पर करते, अगर ये किसी, गार्डन पी जो होती है ना, गार्डन पी की जो लाइफ साइकिल होती है पूरी, गार्डन पी की जो लाइफ साइकिल होती है वो तो होती ही 4-5 महीने की है। आपको पता है अक्टूबर नवंबर में मटर उगाई जाती है, सितंबर में मान लीजिए, सितंबर अक्टूबर में मटर उगाई जाती है और मार्च तक तो कटाई भी हो जाती है मटर की, ख़त्म हो जाती है मटर। तो बस 4-5 महीने की, 4 महीने की मान लीजिए लाइफ साइकिल होती है। तो 1 साल के अंदर वो मटर की 3 जनरेशन देख पाई,
एक साल में मटर की 3 जनरेशन देख ली उन्होंने, और उन तीनों जनरेशन में पता लगा लिया कि करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पहुँचते, क्योंकि उनको ये पता लगाना था कि जब मटर में ऐसे पहुँचते तो बाकी सब में भी ऐसे करेक्टर पहुँचते होंगे। तो उन्होंने प्लांट को इसीलिए ही लिया क्योंकि इस प्लांट की लाइफ साइकिल इतने महीने की होती है, ठीक है ना। और भी कुछ करेक्टर थे कि क्यों, और भी कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जिसकी वजह से इन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट करा। पहले तो हम ये बात करेंगे कि इन्होंने गार्डन पी को इसीलिए सेलेक्ट करा, प्लांट को इसीलिए सेलेक्ट करा, प्लांट एनिमल को इसीलिए सेलेक्ट नहीं करा क्योंकि एनिमल की जनरेशन देखने के लिए सोचिए कितना इंतजार करना पड़ता है। एक साल में थोड़ी ना किसी एनिमल की जनरेशन आ जाती है ना बेटा, एक साल में थोड़ी ना किसी एनिमल की जनरेशन आती है, क्योंकि जिस एनिमल पर ये रिसर्च करते वो एनिमल के बड़ा होने का इंतजार करते, फिर वो एनिमल की रिप्रोडक्टिव लाइफ आती, रिप्रोडक्टिव एज आती, फिर उसमें रिप्रोडक्शन होता, तब उसकी पहली जनरेशन निकल जाती 4-5 साल, ठीक है, 4-5 साल निकल जाते एक जनरेशन को देखने में। इसीलिए तो इन्होंने प्लांट को यूज़ करा, और इस प्लांट को ही यूज़ करा क्योंकि इसमें मतलब पाइसम सटाइवम की जो लाइफ साइकिल थी वो होती ही 4-5 महीने की है। पाइसम सटाइवम की जो लाइफ साइकिल थी वो होती ही 4-5 महीने की है। तो इन्होंने इसको ही सेलेक्ट क्यों किया, इसको इन्होंने इसीलिए सेलेक्ट करा क्योंकि इसका लाइफ स्पैन यानी लाइफ स्पैन शॉर्ट था। दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे इसके अंदर, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे इसके अंदर। मेंडल ने इसीलिए यूज़ किया गार्डन पी को क्योंकि लाइफ स्पैन शॉर्ट था, छोटा लाइफ स्पैन था, 4-5 महीने की लाइफ साइकिल थी इसकी बस, तो जनरेशन देख पाए कई सारी। दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स था, पहले चलो ये समझिए। तो अब हम ये समझें कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब क्या है। मटर में यानी कि गार्डन पी में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर, जैसे कि हाइट है, हाइट मटर के प्लांट की यानी कि पाइसम सटाइवम यानी कि गार्डन पी के प्लांट की हाइट, लंबे प्लांट में मिलेंगे गार्डन पी के और छोटे प्लांट में मिलेंगे। ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। मटर के जो फ्लावर होते हैं, मटर के जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर वाइट कलर के भी निकलते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं मटर के फ्लावर, और पर्पल कलर के यानी कि वायलेट कलर के भी होते हैं। दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, जिससे इन्हें ये पहचानने में ईजी हो गया कि आगे की जनरेशन में कौन सा करेक्टर गया, वाइट वाला फूल गया, आगे की जनरेशन में वाइट वाले फूल का करेक्टर गया या वायलेट वाले फ्लावर का करेक्टर गया। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बहुत ज़रूरी थे। तो भाई मटर में तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट थे, तो इन्होंने कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए बेटा, इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को यूज़ करा, स्वीट पी के 7 कैरेक्टर्स को इन्होंने यूज़ करा, ठीक है। कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स थे वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, देखिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे। तो ग्रेगर और मेंडल ने गार्डन पी को सेलेक्ट करा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्योंकि गार्डन पी का लाइफ स्पैन कम था और गार्डन पी में कंट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट थे। तो मेंडल ने कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लिया, मेंडल ने गार्डन पी के कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लिया, कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लिया, इन्होंने लिया पहला हाइट को लिया, हाइट टॉल भी थी और ड्वार्फ गातनी शॉर्ट भी थी। जो टॉल वाला कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था, डोमिनेंट समझ रहे हैं, अभी अभी आपको बताया डोमिनेंट यानी जो शो होता है और जो छुप जाता है रिसेसिव, तो ये डोमिनेंट था तो ये रिसेसिव हो गया, ठीक है। हाइटली और क्या लिया इनने, फ्लावर का कलर लिया, फ्लावर कलर वॉयलेट, मैं जो यहाँ लिखूंगी वो सब डोमिनेंट वाले होंगे, जो यहाँ लिखूंगी वो सब रिसेसिव वाले होंगे, जो दिखाई देते हैं वो डोमिनेंट, जो नहीं दिखाई देते वो रिसेसिव। फ्लावर का कलर वॉयलेट होता है मटर में और वाइट भी होता है, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर टिप पर निकल रहा है या साइड में निकल रहा है, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल और एक्सियल। टर्मिनल मतलब
यहाँ निकालेंगे, एक्सियल मतलब यहाँ निकालेंगे। ठीक है, बात को समझो बेटा। चौथा कैरेक्टर उन्होंने लिया सीड कलर। सीड का कलर कौन सा? येलो, और रिसेसिव था इसका ग्रीन। और लिया इन्होंने सीड का शेप, राउंड शेप के, राउंड शेप के सीड थे, गोल थे, और रिंकल्ड झुर्रीदार। राउंड सीड भी होते हैं और रिंकल्ड झुर्रीदार, जिसमें झुर्रियाँ से बड़े होते हैं, वो भी होते हैं। पॉड शेप, पॉड कहते हैं मटर की जो फली होती है, पॉड कहते हैं उसको। पॉड शेप जो थी वो थी इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड यानी फूली हुई, इनफ्लेटेड यानी फूली हुई मटर जिसमें बड़े बड़े दाने दिखेंगे, और कॉन्स्ट्रिक्टेड। और पॉड का कलर, पॉड का कलर कौन सा? ग्रीन और येलो। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने सेलेक्ट करे, है बेटा। ये 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने सेलेक्ट करे। आपके सिलेबस में 10th क्लास में बेटा हाइट वाला कैरेक्टर ज़्यादा पूछा जाता है, और सीड का कलर, सीड का शेप, ये 3 कैरेक्टर्स आपके में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आपको मैंने सारे बताए हैं कि कौन कौन से 7 कैरेक्टर मेंडल ने यूज़ करे थे, और इनमें कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, लेकिन ये ज़्यादा पूछे जाते हैं बेटा 10th में। ठीक है ना, हाइट, सीड का कलर और सीड की शेप। ठीक है, तो ये डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किए। ठीक है, ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट थे मटर में, गार्डन ट्री में, इसीलिए तो मेंडल ने मटर के प्लांट को यूज़ करा, गार्डन ट्री को यूज़ करा अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स याद रखिएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से उन्होंने क्रॉस को करवाया।